Epidemiological study designs, case control study. Classification, basically divided into two types, analytical designs and the descriptive designs. Descriptive studies from bottom-up, case report, case series, cross-sectional and correlational design. Remember the 4 C's. Cross-sectional design is also known as prevalence study. Case report, case series, and cross-sectional studies would only be done in individuals, whereas correlational design could be done both in an individual or it could be population-based. Analytical designs are divided into two types, observational designs and experimental or interventional design. Observational studies, remember 2 C's, case control study and the cohort design. Cohort design is further dichotomized into prospective cohort study and retrospective cohort study. Experimental design is again branched out into two, randomized controlled clinical trials, which are also known as therapeutic trials or drug trials, and randomized controlled field trials called vaccination trials or some other preventive measure trials. RCCTs इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं. एक प्री क्लिनिकल फेज है यानी एनिमल स्टडीज है जिसमें किसी भी थेरेप्यूटिक एजेंट को या किसी ड्रग को एनिमल्स में एग्जामिन किया जाता है, टेस्ट किया जाता है. देन फॉलोड बाय फेज 1 ट्रायल इन द ह्यूमंस जिसमें जो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं वो 20 to 80 होते हैं. इन फेज 2 ट्रायल पार्टिसिपेंट्स 100 to 300 हैं. फेज 3 में बिटवीन 1000 to 3000. उसके बाद ड्रग जो है वो सबमिट होती है फॉर अप्रूवल टू द अप्रूविंग अथॉरिटीज एंड देन उसके बाद अप्रूवल के बाद फेज 4 में वो एंटर होती है जहां पे मैस प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और फिर 1000+ पार्टिसिपेंट्स में उसको टेस्ट किया जाता है. सो थेरेप्यूटिक ट्रायल्स या जो ड्रग ट्रायल्स हैं वो हमेशा सिक इंडिविजुअल्स में किए जाते हैं. प्रिवेंटिव ट्रायल्स क्या होते हैं? दीज आर डन इन वेल कम्युनिटीज और इन पीपल. फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन ट्रायल. अगेन डिफरेंट फेजेस हैं. सबसे पहले एक प्री क्लिनिकल फेज है जिसमें एनिमल स्टडीज की जाती हैं. दिस लास्ट फॉर 2 to 3 years. फेज 1 विच इज अ क्लिनिकल फेज ह्यूमंस में किया जाएगा. 2 to 3 years में कंप्लीट होता है. फेज 3 अगेन इट टेक्स 2 to 3 years. फेज 3 2 to 3 years and then it is submitted for approval and if approved then manufacturing and post marketing surveillance start होती है 1 to 2 years में. So say for example अगर एक वैक्सीन है तो उसकी डेवलपमेंट में और उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचने में जो ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है वो कॉमनली 10 to 15 years है. केस कंट्रोल स्टडी. नाउ केस कंट्रोल स्टडी क्या है? केसेस हैं एंड कंट्रोल्स हैं जो इसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन देखी जा रही है बिटवीन द प्रेडिक्टिव वेरिएबल एंड द आउटकम वेरिएबल. प्रेडिक्टिव वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और आउटकम वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है. प्रेडिक्टर यानी वो एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से एक एसोसिएशन डेवलप हो सकती है बिटवीन दैट एक्सपोजर एंड द आउटकम व्हिच कुड बी अ डिजीज. सो डिजीज जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ऑन द एक्सपोजर फॉर इट्स डेवलपमेंट. और जो एक्सपोजर है या रिस्क फैक्टर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. केस कंट्रोल स्टडी में आप डायरेक्शन देखें, एरो का डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड्स है. मीनिंग आप आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं. मीनिंग दैट कि डिजीज ऑलरेडी हो चुकी हुई होती है और पहले आप डिजीज केसेस को और कंट्रोल्स जो हेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं या वो लोग होते हैं विच आर नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज इन क्वेश्चन
उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन दोनों ग्रुप्स के अंदर फिर आप एक्सपोजर को या रिस्क फैक्टर को मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है केस कंट्रोल डिजाइन का? यू असेंबल टू ग्रुप्स, केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज और कंट्रोल्स, राइट? और विद इन ईच ग्रुप फिर आप देखते हैं कि किन में एक्सपोजर पॉजिटिव है और किन में नेगेटिव है। से केसेस में कितने वो लोग हैं जो एक्सपोज थे टू अ पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर और कितने लोग थे जो नॉन एक्सपोज थे। उसी तरह कंट्रोल्स में कितने लोग हैं जो एक्सपोज थे उस रिस्क फैक्टर के साथ और कितने लोग हैं जो नॉन एक्सपोज थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके केसेस हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज के और कंट्रोल्स आपके वो लोग हैं विच आर नॉट सफरिंग फ्रॉम इस्कीमिक हार्ट डिजीज। सो केसेस के अंदर अगर आपने एक्सपोजर को ऑब्जर्व या स्टडी करना है और वो स्मोकिंग है तो फिर केसेस में दो ग्रुप्स होंगे, वो केसेस जो स्मोकर्स थे या जिन्होंने हिस्ट्री दी स्मोकिंग की और वो केसेस जो नॉन स्मोकर्स थे लेकिन उन्हें फिर भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज डेवलप हो गया। कंट्रोल्स के अंदर अगेन दो ग्रुप्स, वो कंट्रोल ग्रुप के लोग जो स्मोकर्स थे और वो कंट्रोल ग्रुप के लोग जो नॉन स्मोकर्स थे। सो केस कंट्रोल स्टडी में अगेन 2x2 कंटिजेंसी टेबल, आपके 4 सेल्स होते हैं ए बी सी एंड डी। डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल वो है यानी जो आउटकम है दैट इज द डिजीज, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रेडिक्टिव वेरिएबल आपका एक्सपोजर है, दैट इज एक्सपोज्ड एंड नॉट एक्सपोज्ड, राइट? सो we'll first assemble two groups, cases and the controls, और उनके अंदर फिर आप रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर को मेजर करते हैं। सेल्स वही हैं ए बी सी एंड डी और फिर उनके टोटल। से फॉर एग्जाम्पल अगेन केसेस आपने असेंबल किए, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इस्कीमिक हार्ट डिजीज, और कंट्रोल्स वो लोग हैं जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं है। फिर यू टुक इंटरव्यूज जिसमें आपने देखा कि केसेस में वो कौन लोग हैं जो स्मोकर्स हैं एंड नॉन स्मोकर्स हैं, एंड कंट्रोल्स में वो कौन लोग हैं जो स्मोकर्स हैं एंड नॉन स्मोकर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने डिफाइन किए सेल्स को ए बी सी एंड डी एंड देयर टोटल्स। So what is the measure of association between two variables? केस कंट्रोल स्टडी में जो आप मेजर कैलकुलेट करते हैं जो इंडिकेट करता है कि क्या एसोसिएशन हो सकती है बिटवीन टू वेरिएबल्स, वो है ऑड्स रेशो, जिसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट रेशो। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मीनिंग दैट कि ए मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, यानी AD divided by BC. Odds ratio A into D divided by B into C and simply AD over BC. What are the odds that the cases were exposed? A divided by C. What are the odds that the controls are exposed? B divided by D. अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आगे जाके देखते हैं। Odds ratio is ratio of the odds that the cases were exposed to the odds that the controls were exposed. अगर आप ये देखें कि OR is equal to A divided by C divided by B divided by D, तो जब आप इसको A डिवाइडेड बाय C और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो D ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स और रेशियो वुड बी A into D, B into C और सिंपली AD डिवाइडेड बाय BC। अब ऑड्स क्या चीज है? से इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑड्स का मतलब सिंपली डिफरेंट हो सकता है। द ऑड्स आर अगेंस्ट मी, ही इज बिहेविंग ऑडली दीस डेज, सच एन ऑड रिमार्क, शी इज एन ऑड बॉल, इट्स अ मेडिकल ऑडिटी, राइट? बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग
when events in the numerator are divided by events in denominator and both groups are mutually exclusive of each other, it is called odds. Meaning कि जी जो न्यूमरेटर में जो इवेंट्स हैं, जो भी चीज है उसको जब आप डिवाइड करें डिनोमिनेटर के साथ और जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको ऑड्स कहा जाता है, जैसे A डिवाइडेड बाय C, राइट? Whereas when the events in the numerator are also counted in the denominator, it is called probability. जैसे हम rates calculate करते हैं किससे, out of the total denominator. Say for example, अगर वो A plus C है तो उनमें से A लोग कौन से हैं. So this is called probability. So अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो से ड्यूरिंग द हॉर्स रेस इफ ब्लैक ब्यूटी हैज 60% चांस और प्रोबेबिलिटी of winning the race, then it has 1 minus p probability of losing the race, right? तो अगर विनिंग का चांस उसका 60% है प्रोबेबिलिटी, तो जो टोटल में से प्रोबेबिलिटी में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस करना है. से 1 अगर टोटल है तो उसमें से आपने 0.60 प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस को माइनस किया तो आ गया 0.40 विच इज 40%. इसका मतलब है कि 40% प्रोबेबिलिटी है ऑफ लूजिंग द रेस, राइट? सो प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट्स न्यूमरेटर में होते हैं वो डिनोमिनेटर में भी काउंट किए जाते हैं एज इन द रेट. Now, what are the odds that the black beauty will win the race? अगर इसी चीज में हमने odds calculate करने हो तो फिर कैसे करेंगे? Odds of an event can be defined as the ratio of the number of ways the event can occur to the number of ways the event can't occur. For example, probability that the black beauty will win the race divided by probability that it will lose the race. अगर आप ये देखें तो इसमें देखें कि जो आपका न्यूमरेटर है वो विनिंग द रेस है, जबकि जो डिनोमिनेटर है वो लूजिंग द रेस है. दैट इज के दोनों जो इवेंट ऑफ विनिंग और इवेंट ऑफ लूजिंग जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट? मीनिंग दैट कि अगर आपने ऑड्स कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो 60% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 40% है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 60 over 40 is equal to 3/2 which is equal to 1.5 over 1 which is simply 1.5. So इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? The odds of black beauty winning the race is 1.5 when compared to the odds of losing which is 1. 1.5 का मतलब होता है 1.5 divided by 1. So अगर odds of winning 1.5 है तो odds of losing क्या है, which is 1. So this is the difference between odds and the probability. So now say again coming back to case control study, cases आपने assemble किए ischemic heart disease के, controls who are not cases of the ischemic heart disease. हो सकता है इनको कोई और डिजीज हो, वो हॉस्पिटल कंट्रोल्स हो सकते हैं या हेल्दी कंट्रोल्स भी हो सकते हैं. और इन दोनों में आपने एक्सपोजर को ऑब्जर्व किया हिस्ट्री से, हिस्ट्री लेकर इंटरव्यूज करके कि स्मोकर्स थे वो या नॉन स्मोकर्स थे, एंड अगेन 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया A, B, C एंड D. सो इंटरप्रेट कैसे करेंगे ऑड्स रेशियो को? OR is equal to 1. 1 का मतलब होता है कि सेम एक्सपोजर है दोनों में, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी दोनों चीजें
जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर में इवेंट है वो एक है, बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी the odds of exposure in cases are the same as the odds of exposure in controls। यानी एक्सपोजर जो न्यूमरेटर में था यानी केसेस में एक्सपोजर था वो बिल्कुल सेम है जो डिनोमिनेटर में एक्सपोजर था यानी कंट्रोल्स में एक्सपोजर था, मीनिंग दैट के एक्सपोजर का कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द अकरेंस ऑफ डिजीज, यानी ये हार्मलेस एक्सपोजर है। ऑड्स रेशो जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि द odds of exposure in cases are more than the odds of exposure in controls। यानी एक्सपोजर जो है वो केसेस में ज्यादा डॉक्यूमेंट हुआ है as compared to the exposure in controls। तो there is a chance या odds है, possibility ये हो सकती है कि एक्सपोजर की कोई रिलेशनशिप एसोसिएशन हो विद द केसेस, सो इट कुड बी अ हार्मफुल एक्सपोजर। नाउ क्योंकि वो केसेस में ज्यादा है, डिजीज में ज्यादा है, इसलिए वो हार्मफुल एक्सपोजर होगा। इफ ऑड्स रेशियो इज लेस देन 1, फिर कैसे इंटरप्रेट करेंगे? द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर इन केसेस आर लेस देन द ऑड्स ऑफ एक्सपोजर इन कंट्रोल्स। दैट इज जो एक्सपोजर है वो प्रोटेक्टिव है, यानी कि वो कंट्रोल्स में ज्यादा है और केसेस में वो कम है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑड्स रेशियो 0.5 आ जाता है विच इज लेस देन 1, तो जब आप उसको कंपेयर करेंगे विद 1 के साथ तो इसका मतलब है इट इज इक्वल टू, दैट इज 0.5 over 1 could be 1 over 2 which is half, यानी odds of exposure half है cases में as compared to odds of exposure in controls। जैसे वैक्सीन्स होते हैं, अगर एक्सपोजर आपका वैक्सीनेटेड है और नॉन एक्सपोजर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं तो फिर एक्सपोजर की वजह से यानी वैक्सीनेशन की वजह से जो है केसेस कम होंगे, यानी वैक्सीनेशन एक्टिंग एज एन एक्सपोजर, राइट? सो तो प्रोटेक्टिव एक्सपोजर है इट मींस। सो तीन वैल्यूज हो सकती हैं। OR is equal to 1, OR is greater than 1 which means harmful exposure है, and OR is less than 1 इसका मतलब है कि protective exposure है। So if OR is equal to 1, अगर वही एग्जाम्पल है in an apparent relationship between smoking and ischemic heart disease or coronary heart disease, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? The odds of smoking in cases of coronary heart disease are the same as the odds of smoking in controls, यानी harmless exposure है। If odds ratio is equal to 5, here the odds of smoking in cases of coronary heart disease are 5 times greater than the odds of smoking in controls, यानी exposure आपका harmful है, smoking harmful exposure है। If odds ratio is equal to 0.5, the odds of smoking in cases of coronary heart disease are half as compared to the odds of smoking in controls, यानी कि यहाँ पे जो smoking जो exposure है वो in fact protective साबित हुआ है अगर आपका odds ratio less than 1 आता है, right? ये सारी इंटरप्रिटेशन में आपने ये देखा होगा, प्लीज काइंडली नोट कि one has to comment on the exposure not on the disease, क्योंकि केसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं तो आप क्योंकि एक्सपोजर को मेजर कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन यू आर गोइंग टू कमेंट ऑन द एक्सपोजर, दैट इज द odds of exposure or odds of smoking or odds of any other risk factor. So strength of case control study क्या है? Quick to perform. Why? Because
केसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं किसी डिजीज के, आपने सिर्फ कंट्रोल्स को असेंबल करना होता है एंड थ्रू इंटरव्यूज या पास्ट रिकॉर्ड्स आप उनके एक्सपोजर्स को मेजर कर रहे होते हैं या रिस्क फैक्टर को मेजर कर रहे होते हैं, बोथ इन द केसेस एंड कंट्रोल्स. Many exposures can be studied simultaneously, which means कि अगर आपने से फॉर एग्जाम्पल आपके केसेस स्कीमिक हार्ट डिजीज के हैं और आपने 7 कंट्रोल्स असेंबल किए, तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आप देख सकते हैं थ्रू इंटरव्यूज. केसेस इन कंट्रोल में से इन एडिशन टू स्मोकिंग आप रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज भी देख सकते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देख सकते हैं. एक ही साथ साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल एक्सपोजर्स को मेजर कर सकते हैं एक स्टडी के अंदर. गुड फॉर स्टडिंग रेयर आउटकम्स. व्हाई रेयर आउटकम्स? बिकॉज डिजीज ऑलरेडी हो चुकी होती है, तो आपको डिजीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता इन सम फ्यूचर. ऑलरेडी जो भी डिजीज केसेस हैं आप उनको असेंबल कर लेते हैं और उनमें फिर एक्सपोजर्स को मेजर कर सकते हैं. रेयर आउटकम से फॉर एग्जांपल लंग कैंसर रेयर आउटकम है, लेकिन उसमें केस कंट्रोल स्टडी परफॉर्म की जा सकती है कि जो ऑलरेडी मौजूद केसेस हैं लंग कैंसर्स के, उनको आप एज केसेस ले सकते हैं. इजी टू परफॉर्म, अगेन कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और आसान है. आपने केसेस एंड कंट्रोल्स को असेंबल करना है एंड थ्रू इंटरव्यूज हिस्ट्री टेकिंग आपने एक्सपोजर्स को मेजर करना. लिमिटेशंस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्योंकि डिजीज ऑलरेडी हो चुकी होती है, केसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट मेजर कि दिस एक्सपोजर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम. यानी एक्सपोजर को पहले मेजर करके आपने डिजीज को फॉलो नहीं किया होता, बल्कि केसेस के अंदर ही आपने ऑलरेडी जो एक्सपोजर्स हो चुके होते हैं उनको मेजर किया होता है. ऑड्स ऑफ एक्सपोजर के ऊपर आप कमेंट कर रहे होते हैं. सो इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन, not a very direct measure of association. Recall bias may be present during data collection, which is also called interviewees bias. हो सकता है जब आप हिस्ट्री ले रहे हो तो जो जिनसे आप केसेस और कंट्रोल्स में हिस्ट्री ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको वो एक्सपोजर्स याद ना हो, या से फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर की नजर में अच्छा बनने के लिए हो सकता है कि वो अपने हार्मफुल एक्सपोजर्स को छुपा रहे हो. से फॉर एग्जांपल एक केस जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर उसको पता है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो फिर वो अपने इस एक्सपोजर को छुपा सकता है और लाई कर सकता है या गलत बयानी से काम कर सकता है. या बाज़ दफ़ा कुछ एक्सपोजर्स ऐसे होते हैं जो जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो वो याद ही नहीं होते हैं. इन बोथ इन केसेस एंड कंट्रोल्स, तो समटाइम्स रिकॉल बायस आ जाता है. टेम्पोरल एसोसिएशन इज लॉस्ट अगेन, क्योंकि केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके बाद आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके एक्सपोजर्स को मेजर करें तो वो जो टाइम एसोसिएशन है, यानी सीक्वेंस लॉस्ट हो जाता है कि पहले एक्सपोजर को आना चाहिए फिर आप आउटकम को मेजर करते हैं. यहाँ पे वी आर गोइंग द अदर वे राउंड. डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद आप डिजीज केसेस में एक्सपोजर्स को मेजर कर रहे हैं. Selection of controls is difficult. Why this is difficult? Because जो कंट्रोल्स हैं वो कौन ये डिफाइन करना जरूरी होगा कि वो कौन से लोग होते हैं. हॉस्पिटल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं. हॉस्पिटल कंट्रोल्स वो होते हैं कि से फॉर एग्जांपल केसेस आपने किसी हॉस्पिटल से असेंबल किए, तो कंट्रोल्स वो हो सकते हैं जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो, लेकिन वो उस डिजीज सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम के ना हो जिस जो डिजीज केसेस में है. से फॉर एग्जांपल अगर आपके केसेस इस्केमिक हार्ट डिजीज के हैं तो कंट्रोल्स आप
ये वो पेशेंट्स नहीं होने चाहिए who are suffering from, say for example, cardiomyopathy, bronchiectasis और lung fibrosis, क्योंकि वही CVS और respiratory systems involved हैं। तो इन केसेस में अगर आप हॉस्पिटल कंट्रोल्स ले रहे हैं तो फिर आपको से फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स हो सकते हैं जो आप ऑर्थोपेडिक वार्ड से ले सकते हैं या ह्यूमेटोलॉजी वार्ड से पेशेंट्स और पीपल सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, राइट। सो एक तो ये है कि देखना होता है कि आप कंट्रोल्स कौन से लेंगे, और फिर कंट्रोल्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल कंट्रोल्स हों, आप हेल्थी कंट्रोल्स या पॉपुलेशन में से भी ले सकते हैं कंट्रोल्स। से फॉर एग्जांपल नेबरहुड कंट्रोल्स हो सकते हैं, सिबलिंग कंट्रोल्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड कंट्रोल्स हो सकते हैं एंड स्पाउस कंट्रोल्स हो सकते हैं, राइट। तो कंट्रोल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगेन पावर ऑफ स्टडी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अगर आप एक केस लेते हैं तो फॉर वन केस वन कंट्रोल इज अ मस्ट, लेकिन अगर आप कंट्रोल्स का नंबर बढ़ा देते हैं, से फॉर एग्जांपल फॉर ईच केस वन केस, अगर नंबर ऑफ कंट्रोल्स 4 आप लेते हैं तो पावर ऑफ स्टडी इंक्रीज हो जाती है। पावर ऑफ स्टडी क्या होती है, अगेन आगे जाके we are going to discuss in the biostats, right? So beyond the number of 4, अगर power of study increase भी होती है तो वो बहुत negligible होती है, इसलिए क्योंकि costs are involved होती हैं किसी भी study को कंडक्ट करने में, इसलिए beyond the number of 4 नहीं जाते for the controls. One outcome can be studied at a time. अगेन क्योंकि केसेस आप ले रहे हैं डिजीज के, तो एक ही डिजीज हो गई है, से फॉर एग्जांपल स्कीमिक हार्ट डिजीज, तो एक ही डिजीज का रिलेशनशिप विद मल्टीपल एक्सपोजर्स आप मेजर कर सकते हैं। कंफाउंडिंग नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। कंफाउंडिंग का क्या मतलब होता है? कंफाउंडिंग ग्रीक टर्म में कहा जाता है टू कोर टुगेदर, यानी अगर एक एसोसिएशन है बिटवीन स्मोकिंग एंड स्कीमिक हार्ट डिजीज में, तो इस एसोसिएशन को कंपाउंड या कंफ्यूज कर सकते हैं कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स या कुछ और भी एक्सपोजर्स। से फॉर एग्जांपल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, जो इस रिलेशनशिप को कंपाउंड कर सकती है। देयर आर अदर कंपाउंडर्स जो रिलेटेड होते हैं, से फॉर एग्जांपल एज कुड बी अ कंपाउंडर किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, जेंडर कुड बी अ कंपाउंडर, सिमिलरली रेस कुड आल्सो बी अ कंपाउंडर, यानी जो पार्ट ऑफ द इफेक्ट जो एक आपको अपेरेंट रिलेशनशिप नजर आ रही है बिटवीन से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो पार्ट ऑफ द इफेक्ट जो है वो कंपाउंडर की वजह से आ रहा है, कंपाउंडिंग फैक्टर की वजह से आ रहा है। होली एंड सोली जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग ही की वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज की एसोसिएशन या जब आप OR कैलकुलेट करें तो वो मोर देन 1 आ रहा हो। कंट्रोल ऑफ कंपाउंडर्स कैसे हो सकता है? बाय मैचिंग ड्यूरिंग द डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ द स्टडी। फॉर एग्जांपल 2 तरह की मैचिंग होती है, इंडिविजुअल मैचिंग एंड ग्रुप मैचिंग। इंडिविजुअल मैचिंग का मतलब होता है 1:1 मैच फॉर ईच पेयर ऑफ केस कंट्रोल with respect to the identified confounders. Identified confounders अगर आपके एज, सेक्स और रेस है, से फॉर एग्जांपल, तो अगर एक केस जो है एक पर्टिकुलर एज का है, से 40 इयर्स, तो कंट्रोल को भी 40 इयर्स का होना चाहिए। उसी तरह अगर केस फीमेल है तो कंट्रोल को भी फीमेल होना चाहिए। सो 1-to-1 मैचिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है, तो फिर ग्रुप मैचिंग कर ली जाती है। दैट इज ऑन एवरेज मैच से if 40% of the cases are females, then the same percent must be depicted in controls. यानी
अगर 40% केसेस फीमेल्स हैं तो 40% ही कंट्रोल्स होने चाहिए, और से अगर 60% ऑफ केसेस आर अबव 70 years of age हैं तो यही परसेंटेज डिपिक्ट होनी चाहिए कंट्रोल्स के अंदर. सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप मैचिंग एंड इट इज इजियर देन द इंडिविजुअल मैचिंग. स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ द स्टडी? अगर मैचिंग पहले नहीं की गई है तो ड्यूरिंग एनालिसिस आप किस तरह कंफाउंडिंग को कंट्रोल करते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑन फॉर ईच कंफाउंडर से, अगर आप समझते हैं कि कंफाउंडर आपका रेस है तो उस रेस को आप स्ट्रैटिफाइड करते हैं इनटू डिफरेंट स्ट्राटा, और विद इन ईच स्ट्रैटम फिर जो मेजर ऑफ एसोसिएशन है वो कैलकुलेट की जाती है, और उसके बाद सारे स्ट्राटा में जो जो आपकी मेजर ऑफ एसोसिएशन आती है उन सब की एवरेज वैल्यू ली जाती है. से फॉर एग्जाम्पल एक एसोसिएशन है, अपेरेंट एसोसिएशन बिटवीन मैटरनल स्मोकिंग एंड लो बर्थ वेट बेबीज, और इसमें कंफाउंडर रेस है. से फॉर एग्जाम्पल आपने दो स्ट्राटा में डिवाइड किया, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन एंड वाइट अमेरिकन वुमेन, ये दो स्ट्राटा हैं, और विद इन ईच स्ट्राटम फिर आप मेजर ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे between maternal smoking and low birth weight babies, which is the outcome, right? So odds ratio आप कैलकुलेट करेंगे विद इन ईच स्ट्रैटम, और फिर जब दोनों स्ट्रैटम के जो odds ratio हैं उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, which would be taken as a true value of OR, right? So this is stratification, जहाँ confounding को आपको कंट्रोल करना होता है during the analysis of the study, and the last is adjustment during the analysis of the study results. Confounding is removed statistically by the use of regression analysis. These regression models are flexible and eliminate the effects of confounding. There are various regression models होते हैं जिनमें आप confounders को एंटर करते हैं और फिर स्टैटिस्टिकली confounders को रिमूव किया जाता है. सो कंफाउंडर्स को कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कंफाउंडर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक स्पूरियस रिलेशनशिप आएगी बिटवीन द एक्सपोजर एंड द आउटकम. सो कंफाउंडर्स हमेशा हर स्टडी में होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि एक एसोसिएशन में सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर हो फॉर द आउटकम. देयर कुड बी मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स एंड अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो पार्शली रिस्पॉन्सिबल कर रहे होते हैं फॉर दैट आउटकम. सो कंफाउंडर्स को इसलिए कंट्रोल करते हैं कि एग्जैजरेटेड जो है वो मेजर्स ना कैलकुलेट हो जाए. So work to do. A case control study was conducted in women above 60 years of age to study the apparent association between hormone replacement therapy and the development of coronary heart disease. Out of the total of 90 cases of coronary heart disease, 40 said that they were on HRT, whereas out of 100 controls, only 10 gave history of HRT. So make a 2x2 contingency table, label it and calculate the odds ratio, which is AD over BC, and then interpret your result. This is the assignment for today, and thank you.